नमस्कार दोस्तों, 15 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि 2 ऑर्डिनेंसेस के थ्रू अब ये बोला गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो चीफ है ना, वो 5 साल का टर्म्स रख सकते हैं। अब तक इनका जो टर्म था वो लगभग 2 साल का था। अभी के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने 2 ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट किया है और इन ऑर्डिनेंसेस के चलते केंद्र की सरकार को यह ताकत दी गई है कि जो सीबीआई का चीफ है और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का चीफ है, इसके टेन्योर को 2 साल से 5 साल किया जा सकता है। एक झटके में नहीं किया जाएगा। नॉर्मल कर केसेस में सीबीआई की चीफ का टेन्योर होता है 2 साल। तो 2 साल के एंड पे 1 साल का एक्सटेंशन, फिर उस 1 साल के एंड पे फिर 1 साल का एक्सटेंशन, फिर 1 साल का एक्सटेंशन, मतलब 3 एक्सटेंशन 1-1 साल के दिए जा सकते हैं, जिससे इनके चीफ का जो टेन्योर है वो 2 साल से 5 साल तक का हो सकता है। अभी के लिए इन सेंट्रल एजेंसीज के चीफ का टेन्योर होता है लगभग 2 सालों का, बट 3 एनुअल एक्सटेंशन देने की ताकत केंद्र की सरकार के पास आ गई है इन 2 ऑर्डिनेंसेस के थ्रू। सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल से 5 साल करने की ताकत केंद्र की सरकार के थ्रू आई है। किसे अमेंड करके? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 को अमेंड करके। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ का टेन्योर 2 से 5 साल करने की ताकत आई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को अमेंड करके। समझ गए? तो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 है, ये क्या बोलता है कि दैट प्रोवाइडेड that for the period for which the Directorate of Enforcement holds the office on his initial appointment may in public interest on the recommendation of the committee under clause A and for the reason to be recorded in writing be extended up to 1 year at a time। मतलब केंद्र की सरकार अब सीबीआई के हेड को और ईडी के हेड को 1-1 साल का एक्सटेंशन दे सकती है 3 बार के लिए, तो टोटल 2 से 5 साल का टेन्योर कर सकती है। मतलब केंद्र की सरकार के पास ताकत है। अगर कोई सीबीआई का चीफ या ईडी का चीफ अच्छा काम कर रहा है तो वो लगातार 5 साल तक के लिए काम कर सकता है। सीबीआई के बारे में एक बेसिक इन्फो देखें तो दिस इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर काम करती है मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के हेड आपके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, आपको पता होगा ये बात। अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करो तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस की ताकत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की होती है। सीबीआई को ताकत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलती है, इसलिए इसी एक्ट को अमेंड करके सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट को 2 से 5 साल करने की ताकत मिली है केंद्र की सरकार को। हालांकि जब भी सीबीआई किसी स्टेट के अंदर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है तो उससे पहले राज्य की सरकार की परमिशन भी लगती है। अब अगर सीबीआई के अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में सीबीआई के अपॉइंटमेंट को लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई थी। 2014 में जब लोकपाल एक्ट आया तो उस समय पे सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का हेड बोला गया प्रधानमंत्री जी को, और इसके और मेंबर्स कौन थे? तो लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन 10% वोट कमांड नहीं करता है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज एक मेंबर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और या लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी दूसरा मेंबर, और तीसरे खुद प्रधानमंत्री। ये 3 मेंबर की जो कमेटी होती है वो सीबीआई के डायरेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करती है। इस कमेटी के पास नाम जाने से पहले होम मिनिस्ट्री पहले तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार करती है। ये लिस्ट तैयार दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग को। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग उस लिस्ट के अंदर जो भी नाम है उनकी सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस के एक्सपीरियंस को देख के फाइनल उस लिस्ट को स्ट्रीमलाइन करके फिर भेजती है 3 मेंबर की कमेटी के पास, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा। इस कंटेक्स्ट में सीबीआई से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है रिसेंटली विनीत सर ने, द इशू ऑफ विड्रॉवल ऑफ जनरल कंसेंट टू सीबीआई। आपको रिसेंट के ही वीडियो में ये मिल जाएगी, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, अभी कल ही ये वीडियो अपलोड हुई है, आप इस वीडियो को देखिए। सीबीआई से रिलेटेड आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लॉ ऑफ जनरल कंसेंट क्या है, जिसके कंटेक्स्ट में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यूजफुल वीडियो है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ अब तक आपने सुनी ली होगी
भाई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है और जो पहली यूनिट है वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास डिप्लॉय की जाएगी। एक्चुअली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ये इंडिया आने वाले हैं अगले महीने और इससे पहले ही मॉस्को ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी और इन डिलीवरीज के बाद यूएसए की तरफ से काटसा एक्ट के अंदर सैंक्शंस लग सकते हैं। ये भी बात है क्योंकि अर्ली दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया आ रहे हैं और अर्ली दिसंबर में ही इंडिया और यूएसए की 2+2 मीट है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। ठीक है भाई। प्लस इंडिया और रशिया का भी 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग होना है और इंडिया और रशिया की बहुत सारी डिफेंस डील्स यहाँ पे लाइंड अप है। KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस विश्वराट सिस्टम, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इंडिया रशिया से खरीद रहा है। ओवरऑल S-400 सिस्टम्स को खरीदने के ऊपर यूएसए पहले भी इंडिया को धमका चुका है कि हम आपके ऊपर काटसा के अंदर सैंक्शंस लगा देंगे। इंडिया को एक्चुअली में फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इंडिया को इस समय पे इस S-400 सिस्टम्स की बहुत ज्यादा इमीडिएट बेसिस पे जरूरत है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया है इग्ला एस विश्वराट सिस्टम्स का 300 करोड़ का और 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स भी इंडिया ने रशिया से यहाँ पे खरीदी है। काटसा के अंदर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए रशिया के साथ डिफेंस रिश्ते को लेके। उसके चलते यूएस के अंदर भी बहुत सारा डिसेंशन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ भाई सैंक्शन लगना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया को वेवर मिलना चाहिए। रिसेंटली ही मोदी जी मिले हैं हाई पावर यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन लेड बाय सेनेटर जॉन कॉर्निन के साथ और ऑब्वियस सी बात है इंडिया यूएस के ऊपर यहाँ पे प्रेशर डालेगा कि आप काटसा के ऊपर हमारे ऊपर सैंक्शंस मत लगाइए। 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में इंडिया रशिया के बीच में एक 5.43 बिलियन डॉलर्स की डील हुई थी और इस डील के तहत इंडियन एयरफोर्स की कुछ टीम्स को रशिया के अंदर ऑलरेडी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है S-400 को चलाने के लिए। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में इंडिया और रशिया के अंदर 15 बिलियन डॉलर का कुछ डिफेंस डील्स हुई जिसमें S-400 एक मेजर डिफेंस डील है और S-400 यहाँ पे इंडिया के लिए गेम चेंजर है। अगर एक 2 फ्रंट वॉर होता है चाइना और पाकिस्तान के साथ तो यहाँ पे S-400 एक की आप कह सकते हो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। इसका फुल फॉर्म है देखा जाए तो S-400 ट्रायम्फ बोलते हो मोबाइल मतलब ये मूव कर सकती है। इस प्रकार से मिलिट्री व्हीकल पे लगी हुई होगी और मिलिट्री व्हीकल चलेगा और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पे चलेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो यूएस का ये जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है ना थर्ड, इससे ज्यादा खतरनाक है S-400 सिस्टम। ओके, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स 400 किलोमीटर की रेंज की इंगेज कर सकता है S-400 सिस्टम, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक की उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। 100 एयरबॉर्न टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है ये सिस्टम और 6 को इंगेज कर सकता है साइमल्टेनियसली। मतलब अगर इंडिया के पास एक S-400 है तो अगर चाइना की तरफ से 100 मिसाइलें दागी गई तो उन 100 मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री को आप कह सकते हो ट्रैक कर लेगा ये आपका S-400 सिस्टम और इन 100 में से 6 मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर देगा एक बार में S-400 सिस्टम। तो जितने ज्यादा हमारे पास S-400 सिस्टम हो गए उतनी ही ज्यादा इनकमिंग मिसाइलों को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 डिफेंस टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है कलपथी रथोत्सवम, इसको चैरियट फेस्टिवल बोलते हैं। पहले तो इस फेस्टिवल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये एक एनुअल हिंदू टेंपल फेस्टिवल है जो कि केरला की पलाक्काड़ डिस्ट्रिक्ट के कलपथी विलेज में मनाया जाता है। बेसिकली ये जो टेंपल है यहाँ पे जिसका नाम है श्री विसलखी समेथा श्री विश्वनाथ स्वामी टेंपल, ये बेसिकली लॉर्ड शिवा का टेंपल है जिसको आप लॉर्ड विश्वनाथ भी बोलते हो और उनकी जो कंसोर्ट है पार्वती जी जिनका नाम यहाँ पे विसलक्षी भी है। तो बेसिकली शिव भगवान और पार्वती जी का ये टेंपल है जिनको लोकल भाषा में विश्वनाथ भगवान और विसलक्षी भी कहा जाता है। तो इस टेंपल के पास एक चैरियट फेस्टिवल मनाया जाता है 10 दिन का और ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है। केरला का वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फेस्टिवल है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस फेस्टिवल को पिछले 2-3 सालों से मनाया नहीं जा रहा। ऑब्वियस रीजंस, कोविड-19 फैल रहा है तो टेंपल को मतलब फेस्टिवल को मनाना बंद कर दिया। लास्ट टाइम ये फेस्टिवल मनाया गया था 2019 में
कलपथी नाम की जगह पे ये फेस्टिवल मनाया गया था। फाइनली इस फेस्टिवल को फिर से मनाया गया। 3 चैरियट्स कलपति हेरिटेज विलेज की पतली गलियों में निकले और ओवरऑल जो रेजिडेंट्स हैं उनको अपने भगवान के दर्शन करने को मिले। समझ गए? तो बेसिकली कलपति श्री विसलक्षी समेथा श्री विश्वनाथ स्वामी टेम्पल से ये 3 चैरियट्स निकले और वो गलियों से निकले तो ऑब्वियस सी बात है उन गलियों के अगल बगल जो घर हैं उन घरों के अंदर से बैठ के लोग अपने भगवान के दर्शन कर रहे थे। जो लोग भी इस पर्टिकुलर चैरियट्स को खींच रहे थे उनका कोविड टेस्ट वगैरह हुआ था, उन्हें कोविड वैक्सीन वगैरह मिल गई है। तो कुल मिला के डिवोटीज, इस गांव का जो हेरिटेज विलेज की जो डिवोटीज हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि अब इस फेस्टिवल को हमने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है, ये फाइनली फिर से खुश हो गए हैं, जिनको उनको दिख रहा है कि फेस्टिवल यहाँ पे फिर से सेलिब्रेट किया जा सकता है। ये जो टेम्पल है ये 1425 का टेम्पल है। कलपथी नदी के किनारे है टेम्पल, जिसको आप नीला नदी भी बोलते हो। और काफी हद तक ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है आपका बनारस का, कुछ कुछ इसके जैसा लगता है ये टेम्पल, इसीलिए इसको कसील पखुती कलपति भी कहा जाता है। मतलब कलपति इज हाफ काशी। काशी विश्वनाथ टेम्पल जैसा ही है ये कलपति टेम्पल, इसको इसलिए हाफ काशी टेम्पल भी कहा जाता है। तमिल ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर इस पर्टिकुलर टेम्पल के लिए काफी इज्जत है। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है कैसरे हिंद इज अरुणाचल प्रदेश स्टेट बटरफ्लाई। ये कैसरे हिंद बटरफ्लाई है, ये आप देख लीजिए। तो बेसिकली ये एक एल्यूसिव स्वैलो टेल बटरफ्लाई है, चाइना में भी पाई जाती है। इसको अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया है। ओके, ईटानगर के बाहर अरुणाचल प्रदेश के स्टेट की कैबिनेट की मीटिंग हुई। कहां पे हुई? पक्के टाइगर रिजर्व में। तो याद रखिएगा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन भी लिया गया ताकि अरुणाचल प्रदेश को क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट बनाया जाएगा, रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति। यहाँ पे कैसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई भी बना दिया गया है। 6 स्टेट्स अलोंग द ईस्टर्न हिमालयाज में ये कैसरे हिंद नाम की बटरफ्लाई मिलती है, जिसका साइंटिफिक नेम है टैनोपैल्पस इंपीरियलिस। ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और साउदर्न चाइना में भी पाई जाती है। बटरफ्लाई इंथुजियास्ट के लिए ये बटरफ्लाई काफी अच्छी, इसलिए इसकी हंटिंग भी की जाती है। ऑब्वियसली बात है मारा नहीं जाता है। बटरफ्लाई कैचर्स, आपको पता है लोगों के घरों के लिए बटरफ्लाई बेचते हैं, इसीलिए हंटिंग होती इन बटरफ्लाइज की। तो जो हपोली फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे इस प्रकार की बटरफ्लाइज पाई जाती है। वहां पे बहुत अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई पाई जाती हैं, जिसमें कैसरे हिंद भी है। कैसरे हिंद को प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है भाई, तो ये चीज है आपका यहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से जो कैसरे हिंद है ये इनकी रेड लिस्टेड स्पीशीज में आती है। वैसे तो कैसरे हिंद पेड़ की ऊंचाइयों के लेवल पे रहती है, लेकिन जब बहुत तगड़ी धूप होती है तब कैसरे हिंद नाम की जो बटरफ्लाई है वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, लो वेजिटेशन पे आ जाती है और लीव्स के, ट्री की लीव्स की निचली सतह के ऊपर ये अपने अंडे भी देते हैं अप्रैल से जुलाई के टाइम पीरियड में। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज काम की। नेक्स्ट न्यूज, कुवैत अमीर इश्यूज एमनेस्टी टू डिसिडेंट्स ऑफ 2011 अपराइजिंग। आपको पता है 2011 में अरब स्प्रिंग आई थी और जो मिडिल ईस्टर्न गल्फ स्टेट्स थे यहाँ पे आपके साथ डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट एक हवा चली थी, उसमें कुवैत में भी थोड़ी बहुत अपराइजिंग हुई थी। उस अपराइजिंग में इन्वॉल्व कुछ लोगों को यहाँ पे कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने माफी दे दी है। तो बेसिकली कुवैत अमीर शेख नवाह अल अहमद अल सबा ने पार्डन कर दिया है ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स को इन एन एमनेस्टी इंटेंडेड टू डिफ्यूज अ पॉलिटिकल रो। एक्चुअली में कुछ शिया कुवैती हैं जिनको कन्विक्ट किया गया था 2016 में। ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और ईरान एलाइड जो हिजबुल्लाह ग्रुप है लेबनान का, उसके लिए जासूसी कर रहे थे। तो कुल मिला के कुवैत की जो सरकार है उसकी अपोजिशन लॉ मेकर्स के साथ बन नहीं रही, तो कुवैत की सरकार ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया और अपोजिशन लॉ मेकर्स में ये जो प्रो ईरानियन फैक्शन है, प्रो शिया फैक्शन, इसके कुछ लोगों को यहाँ पे माफ कर दिया गया। तो 2 लोगों को माफ किया गया, 35 लोगों के सेंटेंस को थोड़ा कम किया गया। कुछ लोग थे जो कि भाग के टर्की में चले गए थे, उनके ऊपर यहाँ पे जो इल्जाम है वो कम किए गए हैं। फिर एलिज्ड अब्दाली सेल के 2 मेंबर्स को यहाँ पे पार्डन किया गया। बेसिकली 2015 में अमेरिकी फोर्सेस ने एक रेड की थी अब्दाली नाम की जगह पे, जहां पे बहुत सारे वेपन्स मिले हुए थे। तो जो उन वेपन्स को हैंडल कर रहा था उनको यहाँ पे सजा दी गई थी, उनकी सजाओं को यहाँ पे माफ किया गया। तो कुल मिला के कुवैत के अमीर ने जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे माफ किया, क्योंकि उन पॉलिटिकल डिसिडेंट्स का सपोर्ट बेस भी कुवैत में काफी अच्छा है।
एक्चुअली में ये जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स थे ये एक्टिव हो गए थे 2011-2012 के समय पे, जिस समय पे अरब स्प्रिंग का इम्पैक्ट कुछ हद तक कुवैत में भी पहुंच गया था। कुवैत की डिक्टेटोरियल सरकार के अगेंस्ट कुछ लोग सड़कों पे उतर आए थे और उसमें कुछ शिया एलिमेंट्स भी थे। तो ये जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं इनके ऊपर बहुत लंबे समय से जो रूलिंग सरकार है कुवैत की पीछे पड़ी हुई है, तो थोड़ा इनको ही यहाँ पे माफी दी गई है ताकि कुवैत इंटरनली ज्यादा डिस्टेबलाइज ना हो जाए। जीएस पेपर 1 इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज थी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। हैव अ ग्रेट डे।